गोल आपका, ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल नमस्कार मेला। दोस्तों। आज हम लोग एनर्जी मीटर का टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो इसके पहले वाला वीडियो है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस आई बटन पर जाके आप क्लिक करिए और इसके पहले वाला जो फंडामेंटल ऑफ एनर्जी मेज़रमेंट का एक वीडियो है वो देख लीजिए। ये हमने पढ़ाया था। इसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो इंडक्शन टाइप सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर है। आप सभी को पता होगा कि हमारे घरों में ये यूज़ होता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एसी सर्किट्स में। तो इसका मेन यूज़ क्या है? एनर्जी मीटर है, तो ये क्या मेज़र कर रहा है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी को मेज़र करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो जी हाँ, ये एक इंडक्शन टाइप का हम आज पढ़ने वाले हैं। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इससे बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं और एक का न्यूमेरिकल भी है, वो भी हम देखेंगे। इस डायग्राम को हम फिर से देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होता है या स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है जूनियर इंजीनियर के लिए, तो उस एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा होते हैं, चाहे वो यूपीसीएल का हो या फिर सीएसईबी का हो या फिर वो एसएससी जेईई हो या रेलवे हो। हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन होते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एनर्जी मीटर के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग एनर्जी मीटर को और किस नाम से जानते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मोटर मीटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मोटर मीटर। ये एसी और डीसी, ये मोटर मीटर टाइप के जो होते हैं, ये एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ होते हैं। पावर में एनर्जी मेज़रमेंट के लिए डीसी और एसी दोनों सर्किट में यूज़ होते हैं। लेकिन आज जो हमने उठाया है टॉपिक, ये इंडक्शन टाइप जो हमारा एनर्जी मीटर है, ये सिर्फ एसी में यूज़ होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर किस टाइप के सर्किट में एनर्जी मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में एनर्जी मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है वो दूसरे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से कैसे अलग है? आपको पता ही है कि एनर्जी मीटर जो होता है हमारा वो इंटीग्रेटिंग होता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है? ऐड भी करते जाता है, रिकॉर्ड भी करते जाता है। जो भी उसकी रीडिंग है उसको रिकॉर्ड भी करता है और उसको सम करते जाता है। ठीक है। और क्या होता है इसमें, इस एनर्जी मीटर में क्या खास है? देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। उसमें आपको पता होगा कि डिफ्लेक्शन मिलता है, पॉइंटर का एक डिफ्लेक्शन मिलता है। लेकिन एनर्जी मीटर में ऐसा नहीं होता। एनर्जी मीटर में क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है। मतलब उसके अंदर एक डिस्क रहती है, वो कंटिन्यूसली घूमती रहती है। ठीक है, रिवॉल्व करती रहती है। रिवॉल्व मतलब घूमना, कंटिन्यूसली घूमती रहती है। आगे देखते हैं। तो उसके जो घूमने से उसमें एनर्जी मीटर में एनर्जी की वैल्यू रिकॉर्ड होते जाती है। तो एनर्जी सप्लाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय वाट आवर मीटर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो वाट आवर मीटर है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनर्जी मीटर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वाट आवर में होती है। ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड, जो भी सर्किट में एनर्जी सप्लाई हो रही है उसको अगर मेज़र करना है तो हमने क्या यूज़ किया? इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। और वो जो रीडिंग आएगी उस मीटर में वो प्रोपोर्शनल होगी टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय एनर्जी मीटर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसी में एक नया जो टर्म है ये है मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट सिंपली डिफाइन होता है हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जो भी अपना जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर डिस्क का जो रिवॉल्यूशन है वो कितना हुआ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एनर्जी रिकॉर्डेड, टोटल किलोवाट आवर एनर्जी रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हमेशा मैन्युफैक्चरर एनर्जी मीटर में इसकी वैल्यू बताता है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये हमारे पास है ब्रेकिंग का टॉपिक, ठीक है। तो जो हमारा मूविंग सिस्टम होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है ये मूविंग सिस्टम? एनर्जी मीटर के अंदर। तो इस एनर्जी मीटर के अंदर जो हमारा मूविंग सिस्टम है उसमें जो डिस्क है ना, एनर्जी मीटर में जो डिस्क है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? स्टेडी होनी चाहिए और लो होनी चाहिए। तो उसको लो करने के लिए और स्पीड को स्टेडी रखने के लिए एक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस करता है। क्योंकि देखिए ये क्या है, ब्रेकिंग मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये ब्रेकिंग मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है कि हमारा जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो घूमता रहता है। तो क्या करता है, वो फ्लक्स को कट करता है। इस ब्रेकिंग मैग्नेट के फ्लक्स को हमारा एल्यूमिनियम डिस्क कट करता है। कट करने के कारण क्या होता है कि एल्यूमिनियम डिस्क में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण एल्यूमिनियम डिस्क क्या है, हमारा शॉर्ट सर्किटेड है। तो उसके अंदर एडी करेंट्स फ्लो होने लगते हैं। एडी करेंट्स फ्लो होने के कारण वो एडी करेंट्स जब परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में फ्लो करते हैं तो उस डिस्क पर क्या पड़ता है, एक फोर्स लगता है और वो फोर्स डिस्क की मोशन को, रिवॉल्यूशन को अपोज करता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम डिस्क हमारा होता है उसको मूविंग सिस्टम के साथ में, हमारे एल्यूमिनियम डिस्क को मूविंग सिस्टम के साथ में माउंट किया जाता है ताकि वो फ्री हो जाए घूमने के लिए, ठीक है। और ब्रेकिंग मैग्नेट के फ्लक्स को वो कट करता है, ठीक है, घूमते हुए कट करता है, जो भी मैंने बताया था। तो एक फॉर्मूला है इसमें कि ईएमएफ जनरेटेड इन द डिस्क। तो यहाँ पे जो n है वो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन है और जो फाई है ये परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स है और k1 जो है वो एक कांस्टेंट है। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो होगा k1 इंटू n इंटू फाई। आगे देखते हैं, अगर जो हमारा एल्यूमिनियम डिस्क में पाथ है उसको हम लोग एडी करंट बोले, एडी करंट का पाथ बोले, पाथ का रेजिस्टेंस, एडी करंट पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो अगर हमारा स्मॉल r हो तो वैल्यू ऑफ एडी करंट I इज इक्वल टू ई बाई आर। वैल्यू ऑफ एडी करंट I इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाता है। और E की वैल्यू हमको पता ही है, क्या पता है, k1 n फाई है ना, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R हो जाता है। तो जब एडी करंट एल्यूमिनियम डिस्क में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसी टाइम एडी करंट और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उन दोनों के इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क लगता है। इसी टॉर्क को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क या फिर क्या कहेंगे, ब्रेकिंग टॉर्क, जो हमारे एल्यूमिनियम डिस्क के मोशन को अपोज करता है। इसको ही ब्रेकिंग टॉर्क बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे वीडियो में। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, क्या क्या कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो मान लो TB से क्या बता रहा हूँ, ब्रेकिंग टॉर्क को बता रहा हूँ। ब्रेकिंग टॉर्क क्या बता रहा है कि ब्रेकिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल है K2 इज इक्वल टू K2 फाई एडी करेंट इंटू रेडियल डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स इंक्रीज होता है तो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क भी इंक्रीज होगा और स्पीड जो है डिस्क की वो कम होगी। अगर हमारा एडी करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारा जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो भी इंक्रीज होगा और स्पीड है डिस्क की वो कम होगी। R मतलब है रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। ये मान लो अगर हमारे पास डिस्क है और यहाँ पर हमारा लगा है परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है ब्रेकिंग टॉर्क देने के लिए।
और ये है इसका सेंटर। तो इस सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियल डिस्टेंस बोल रहे हैं, कैपिटल R। तो अगर ये रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब अगर डिस्क का साइज आप बड़ा रखोगे, तब जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर आपने ये डिस्क की साइज कम रख दी या ब्रेकिंग मैग्नेट को पास ले गए तो क्या होगा, ब्रेकिंग टॉर्क कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, टी बी ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू K4 फाई स्क्वायर N डिवाइड बाई R। ये किस केस में है, जब R क्या है हमारा कांस्टेंट है। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नया कांस्टेंट K3 इंटू फाई स्क्वायर N R डिवाइड बाई स्मॉल r। ये न्यूटन मीटर में है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर में होता है। अब अगर स्टेडी स्पीड चाहिए, अगर हमको रिवॉल्विंग डिस्क की स्टेडी स्पीड चाहिए, अगर उसको अपन कैपिटल N मान लें, तो ये कब मिलेगी, जब हमारा जो डिफ्लेक्टिंग या ड्राइविंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग या ड्राइविंग टॉर्क है वो ब्रेकिंग टॉर्क के इक्वल हो जाए। ये वाला जो रिलेशन है टी बी इज इक्वल टू टी डी, उस केस में हमको स्टेडी स्पीड मिलेगी। अब जो हमारा टी बी का वैल्यू है, फार्मूला है, उसको हमने पुट कर दिया, तो जो हमारा टी डी आ रहा था वो एन के साथ प्रोपोर्शनल मिल रहा है। एन इज इक्वल टू के डैश टी डी। ये इतने सारे फार्मूले आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखने हैं, आपको बस ये कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टेडी स्टेट स्पीड है वो कब मिलता है, जब ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल है ड्राइविंग टॉर्क के, और जो हमारा स्पीड है, डिस्क के रोटेशन का स्पीड है, स्टेडी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, वो ड्राइविंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क लगी है, ठीक है, उस एल्यूमिनियम डिस्क के स्टेडी स्पीड के लिए, स्टेडी स्पीड के लिए उस मीटर में, ठीक है, एक मतलब उस स्पीड के लिए उस मीटर में हम लोग कुछ एलिमेंट्स लगाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो स्पीड हमको मिलती है। उस एलिमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारे पास स्पीड आ रहा है, ठीक है, ये जो स्पीड है n, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए n जो है प्रोपोर्शनल है एडी करंट के पाथ के रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। n जो है वो प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ एडी करंट पाथ। मतलब अगर एडी करंट पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो हमारी स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। साथ में देखिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियल डिस्टेंस के, ठीक है। मतलब अगर रेडियल डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी, अगर रेडियल डिस्टेंस को कम करेंगे तब स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब किसी भी मीटर का एक बार डिज़ाइन हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है, तो कई सालों बाद उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, मतलब वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता। तो इस टाइप के मीटर का, एनर्जी मीटर का जो कैलिब्रेशन है उसको लंबे टाइम तक एक जैसा रखने के लिए, मतलब उसकी रीडिंग हमेशा एक जैसी आए, कोई एरर ना हो, उसके लिए हमको दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो ये है कि जो हमारा फ्लक्स है परमानेंट मैग्नेट का वो हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होता है, जो ब्रेकिंग टॉर्क के लिए हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टाइम के साथ अपना स्ट्रेंथ खोते जाता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम होते जाता है। उसके कारण क्या प्रॉब्लम होगी, जो हमने अभी देखा था कि जो हमारा ये टॉर्क है, हमारा जो जो हमारा स्टेडी स्पीड है एन डिस्क का, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, फ्लक्स के स्क्वायर के। और अगर फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा जो मीटर है वो स्पीड घूमने लग जाएगा, मतलब वो जो एक्चुअल एनर्जी सप्लाइड है उसको मेज़र ना करके उससे ज़्यादा मेज़र कर लेगा। सेकंड होता है रेजिस्टेंस ऑफ एडी करंट शुड बी सेम। तो जो एल्यूमिनियम डिस्क का रेजिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। क्या होता है, कई बार टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने के कारण, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है
तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण उस एडी करंट उस एल्यूमिनियम डिस्क का जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो जाता है, जिससे एडी करंट के पाथ में भी जो रेजिस्टेंस है वो भी कम ज़्यादा होता है। उसके कारण भी हमारा जो मीटर है वो गलत रीडिंग दे देता है। आगे नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या एरर होता है। तो वो तो मैंने आपको बताया ही है कि जो एडी करंट का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एडी करंट पाथ, ठीक है, लेकिन ये किसका है रेजिस्टेंस? एक्चुअल में एल्यूमिनियम डिस्क का है। एल्यूमिनियम डिस्क का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती है, जिससे हमारा जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो भी कम ज़्यादा होता है और स्पीड कम ज़्यादा होता है ना। लेकिन अगर आप एक फिक्स एक एज्यूम करो कि टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी, उससे क्या हुआ, ब्रेकिंग टॉर्क कम हुआ और जो मोटर की स्पीड थी वो बढ़ गई। तो उसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पे जो रिलेशंस हमने बताए हैं इन रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं। एन के साथ जो रिलेशन है और हमने टॉर्क के साथ भी रिलेशन डिस्कस किया था, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क के साथ में रिलेशन हमने यूज़ किया था। ये ब्रेकिंग टॉर्क के साथ का जो रिलेशन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो एडी करंट का रेजिस्टेंस है, अगर ये क्या होता है, बढ़ता है, तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्रेकिंग टॉर्क कम हो गया मतलब ब्रेक कम लगा तो स्पीड बढ़ जाएगी डिस्क की, है ना। अब जो हमारे एनर्जी मीटर्स होते हैं उसमें एक ज़रूरी बात होती है कि उसके जो एल्यूमिनियम डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क की जो स्पीड है वो स्टेडी होनी चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड वो हमेशा देना चाहिए, चाहे वो पावर कुछ भी हो, करंट की वैल्यू कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब रिकॉर्ड तो एनर्जी को करेगा बट एल्यूमिनियम डिस्क की जो स्पीड है, रोटेशन की जो स्पीड है, दैट शुड बी कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसीलिए ये कांस्टेंट कब होगा, जो हमने प्रीवियस कंडीशंस देखी है कि फ्लक्स हमेशा सेम होगा और क्या होना चाहिए, एडी करंट का जो पाथ में रेजिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी वो लो स्पीड मिलेगी। हमको इस कांस्टेंट स्पीड तो चाहिए ही, साथ में स्पीड की वैल्यू लो भी होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ ना घूमे। तो लो होने के लिए हमको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, एडी करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी मीटर में, ठीक है, एल्यूमिनियम डिस्क का यूज़ किया जाता है और कॉपर डिस्क का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसको ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको एल्यूमिनियम डिस्क का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट वेट, रेजिस्टेंस पर यूनिट वेट एल्यूमिनियम का कम होता है और कॉपर का ज़्यादा होता है। तो जिसका कम होता है वो हमको वेट के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू कम देगा, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं और कॉपर को प्रेफर नहीं करते। क्लियर है यहाँ पे। अब ब्रेकिंग टॉर्क का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क का एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक एल्यूमिनियम डिस्क है और यहाँ पे मेरे एक मैग्नेट लगा हुआ है, ब्रेकिंग मैग्नेट है, और ये हमारा स्पिंडल है, ठीक है। ये डिस्क है जो हमारी रोटेट हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, एक मैग्नेटिक शंट ले आऊँगा, ठीक है। एक मैग्नेटिक शंट ला के मैं क्या करूँगा, ऐसा कोई मैग्नेटिक शंट यहाँ पे रख दूँगा, पास में ले आऊँगा। तो जैसे ही मैं ब्रेकिंग मैग्नेट के पास लाऊँगा तो ब्रेकिंग मैग्नेट का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स हमारा मैक्सिमम फ्लक्स इस शंट मैग्नेट के थ्रू बाईपास हो जाएगा और एल्यूमिनियम डिस्क को जो फ्लक्स मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, जिसके कारण डिस्क में जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी कम होगी और ब्रेकिंग
कम हो जाएगी, ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं शंट मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा तब क्या होगा कि बहुत कम फ्लक्स ही इस ब्रेकिंग शंट मैग्नेट से बाईपास हो पाएगा और मैक्सिमम फ्लक्स इस एल्यूमिनियम डिस्क को मिलेगा, जिससे इस एल्यूमिनियम डिस्क में जो करंट की वैल्यू है, एडी करंट की वैल्यू, वो बढ़ जाएगी। और उस एडी करंट की वैल्यू बढ़ने के कारण जो ब्रेकिंग टॉर्क है एल्यूमिनियम डिस्क पे जो लग रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जा सकता है ब्रेकिंग टॉर्क में। ये मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आफ्टर दैट फ्रिक्शन है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टॉपिक लेंदी हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये कोई नहीं पढ़ाता कभी भी, मैं इसको एक बार पढ़ा देता हूँ। उससे क्या होगा कि आप लोग कभी एग्ज़ाम में कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको डील कर पाएंगे, डायरेक्टली आप सही आंसर लगा पाएंगे। नहीं तो आपके 1-2 नंबर ऐसा ही छूट जाएंगे और 1-2 नंबर से ही मेजर सिलेक्शन में चेंज होता है। अब देखिए, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। जो हमारा एल्यूमिनियम डिस्क है, ठीक है, एल्यूमिनियम डिस्क है एनर्जी मीटर में। ये एल्यूमिनियम डिस्क जब स्टार्ट होता है घूमने के लिए, ठीक है, तब इस पर एक जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, तब इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये कंटिन्यूअस रोटेशन में होता है, जब ये डिस्क कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में होता है, उस टाइम भी इस डिस्क पर एक फ्रिक्शन काम करता है। उस फ्रिक्शन को हम लोग रनिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, इनको कैसे एंटीसिपेट किया जाता है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है अपने एनर्जी मीटर के ऑपरेशन में, इसको हम देखेंगे। ये क्या करते हैं, हमारे जो स्पीड होती है मीटर की, एल्यूमिनियम डिस्क की, उसको अफेक्ट करते हैं। जब हमारा मीटर लो लोड कंडीशन में होता है, मतलब लोड की वैल्यू बहुत कम होती है, उस टाइम जो ड्राइविंग टॉर्क जनरेट होता है, जिससे एनर्जी मीटर रोटेट करेगा, तो वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होने के कारण वो अपनी जगह पे घूम नहीं पाता, ठीक है। तो वो एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाता इसके कारण, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक स्मॉल कांस्टेंट ड्राइविंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के, और वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। ऐसे ही एक रनिंग टॉर्क है, इसके कारण कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये इफ़ेक्ट नहीं करता हमारे स्पीड को ज़्यादा, बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। लेकिन इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मरकरी मोटर टाइप एनर्जी मीटर होता है, उसमें जो फ्रिक्शनल टॉर्क है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ मोटर। फ्रिक्शनल टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ मोटर, ठीक है। अब मेन हम लोग एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं जो भी बताया वो सारा बेसिक्स था, इसका फंडामेंटल्स थे। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ये एनर्जी मीटर है, ठीक है, एसी सर्किट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ पे है। इसका यूज़ है घरों में या इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे एसी सर्किट्स हो, और एसी सर्किट में हम लोग क्या करें, एनर्जी का मेज़रमेंट करें। कौन सी एनर्जी का? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसके लिए हम लोग इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं। इसके फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ीचर है कि इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। फ्रिक्शन शुड बी लो फ्रिक्शन होना चाहिए। हायर टॉर्क बाय वेट रेशियो होना चाहिए, टॉर्क बाय वेट रेशियो शुड बी हायर। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, एनर्जी मीटर है जो, वो इनएक्सपेंसिव होता है। इसका फीचर है एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो वाइड रेंज ऑफ लोड, अलग अलग रेंज के लोड और अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन पर भी सेम होती है। मतलब एक वाइड रेंज दिया गया है कि इतने लोड के लिए वो उसका जो एक्यूरेसी है वो अच्छा होगा, या टेम्परेचर में वेरिएशंस का जो रेंज दिया हुआ है उसमें एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी। तो ये सब सैलिएंट फीचर्स हैं हमारे एनर्जी मीटर के, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के।
इसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट चालू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेईई में उससे रिलेटेड कंसेप्ट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। इसके बाद जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है एनर्जी मीटर का, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, रजिस्टरिंग सिस्टम। इसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। ड्राइविंग सिस्टम मतलब जो हमारे मैग्नेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट है, तो इसमें 2 टाइप के मैग्नेट हैं। इस मैग्नेट को सीरीज़ मैग्नेट बोलते हैं। ये जो 2 मैग्नेट हैं ये सीरीज़ मैग्नेट है। बीच में जो एक लाइन दिख रही है डिस्क को बता रहा है, एल्यूमिनियम डिस्क को, और इस मैग्नेट को बोलते हैं शंट मैग्नेट। तो मेनली 2 टाइप का होता है, जैसे वॉटमीटर में होता था करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, वैसे ही इसमें 2 टाइप के मैग्नेट हैं, उसमें 2 टाइप के कॉइल हैं। पहला मैग्नेट जो है सीरीज़ मैग्नेट, इसमें जो कॉइल वाइंड हुई है इसको करंट कॉइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? करंट कॉइल बोलेंगे। और ऊपर जो शंट मैग्नेट में जो कॉइल है, ठीक है, इसमें इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर कॉइल बोलेंगे। ये जो प्रेशर कॉइल है इसका कनेक्शन डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज से पैरेलल में होता है, और जो लोड के साथ कनेक्शन है, सप्लाई वोल्टेज का लोड के साथ कनेक्शन होता है, उसमें सीरीज़ में जोड़ा जाता है इस करंट कॉइल को, ताकि लोड में जो करंट जा रहा है, मान लो यहाँ पे लोड है, तो लोड में जो करंट जा रहा है उसको डायरेक्टली वो करंट फ्लो हो सके करंट कॉइल में। ठीक है, लोड में जो करंट जा रहा है वो डायरेक्टली करंट कॉइल में फ्लो हो सके, इसलिए इसको ऐसा कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर है उसको सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें जो हमारे प्रेशर कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वायर थिन होता है। जो हमारा शंट मैग्नेट का जो कॉइल है प्रेशर कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और वायर थिन होता है, पतला होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो सीरीज़ मैग्नेट होता है, यहाँ पे जो करंट कॉइल होता है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, 1 या 2 ही होते हैं। लेस टर्न एंड थिक वायर, मोटे वायर यूज़ किए जाते हैं। लेस टर्न एंड थिक वायर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब जो करंट, ठीक है, करंट इस प्रेशर कॉइल में फ्लो होगा, जो करंट इस प्रेशर कॉइल में फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, ये है कॉपर शेडिंग बैंड्स। कॉपर शेडिंग बैंड्स ये हमारे एनर्जी मीटर के सेंट्रल लिम्ब में प्रोवाइड की जाती है। ये क्या है? इसका सेंट्रल लिम्ब है, और इसका जो पोजीशन है ये एडजस्टेबल होता है, ऊपर और नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। फिर इसका जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कॉपर शेडिंग बैंड्स, फंक्शन ऑफ कॉपर शेडिंग बैंड्स, इसके फंक्शन को देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। मतलब ये जो कॉपर शेडिंग बैंड है हमारा, ये करता क्या है? ठीक है, ये क्या कर रहा है इसको देखना है। तो इसका फंक्शन होता है कि जो हमारा ये फ्लक्स है, ठीक है, ये जो हमारा फ्लक्स है, जो शंट मैग्नेट का फ्लक्स होता है, ठीक है, शंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स और ये सप्लाई वोल्टेज इसको 90 डिग्री में लाने का काम करता है, कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होती होगी, तभी तो ये 90 डिग्री में लाता है। तो उस चीज़ को समझेंगे कि क्यों नहीं होती। तो ये क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि ये कोर है, इसमें मैग्नेटिक लॉस होता है। ठीक है, इस कोर में क्या होता है? मैग्नेटिक लॉस होता है, जिसके कारण जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो इन क्वाड्रेचर नहीं होता इस फ्लक्स के। लेकिन इसको 90 डिग्री लाना ज़रूरी होता है,
इसको 90 डिग्री लाने के लिए ही यहाँ पे लेग एडजस्टमेंट करने के लिए कॉपर शेडिंग बैंड को लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में एक लाइट अलॉय टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है और इसको बनाया जाता है, एक स्पिंडल बनाया जाता है, एक शाफ्ट जैसा। इसके ऊपर में ये शंट मैग्नेट से फिट होता है, ऊपर तरफ शंट मैग्नेट में पिन हो जाता है ऊपर, ठीक है, विथ बियरिंग। और नीचे ये पाइवोटेड होता है ज्वेल बियरिंग से। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्वेल बियरिंग और पाइवोटेड वगैरह, है ना। और इसी में अटैच होता है बीच में एल्यूमिनियम डिस्क, और ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट होता है। तो ये एल्यूमिनियम डिस्क जो है ये मूविंग सिस्टम को बना रहा है। ये एल्यूमिनियम डिस्क क्या होता है, एयर कैप में प्लेस होता है और सीरीज़ और शंट मैग्नेट और सीरीज़ मैग्नेट के बीच में प्लेस किया जाता है। ठीक है, और साथ में इसी में ऊपर की तरफ यहाँ पर गियर सिस्टम अटैच्ड होता है, गियर सिस्टम अटैच्ड होता है जो कि रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म, रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जिससे हमारा डायल घूमता है और हमारी जो रीडिंग है एनर्जी की वो रिकॉर्ड होते जाती है। एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, फ्लोटिंग शाफ्ट एनर्जी मीटर। जो फ्लोटिंग शाफ्ट एनर्जी मीटर टाइप का होता है उसमें स्मॉल मैग्नेट यूज़ होते हैं ईच एंड पे, दोनों एंड पे। जो हमारा मूविंग सिस्टम दिखाया था मैं आपको, यहाँ पे क्या कर देगा, दोनों एंड पे मैग्नेट यूज़ कर देता है। तो ये मैग्नेट क्या करते हैं, शंट मैग्नेट और ये सीरीज़ मैग्नेट के साथ टच में नहीं रहते, लेकिन वहाँ पे एक फोर्स होता है जिसके कारण ये लटके रहते हैं, सस्पेंडेड कंडीशन में होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत कम होता है, और फ्रिक्शन कम हुआ तो आपकी रीडिंग एकदम सही आएगी। ब्रेकिंग का तो हम लोग देख चुके हैं कि जो एक परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं डिस्क के साइड में, वो ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है। इसकी पोजीशन को एडजस्ट किया जा सकता है। क्लियर है। फिर रजिस्टरिंग मैकेनिज़्म में आपका पॉइंटर टाइप रजिस्टर है और साइक्लोमीटर टाइप रजिस्टर होता है। तो पॉइंटर में ये पॉइंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये डायल बने होते हैं। ये डायल में जो फिगर्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि राइट साइड से अगर मैं देखूं तो जो पहला डायल है वो मेरे यूनिट डिजिट को बता रहा है, यूनिट डिजिट को बता रहा है, किसके, किलोवाट आवर के। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार आप अगर दोबारा रिवाइज कर लें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। एप्लीकेशन और फीचर देख लिया हमने सिंगल फेज एनर्जी मीटर का, फिर उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की, फिर वर्किंग को मैं भी बताऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू, और फिर हम देख लेंगे क्रीपिंग एरर देख लेंगे और मीटर कांस्टेंट के बारे में देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का। इस डायग्राम में इसको मोटर मीटर टाइप भी बोलते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा शंट मैग्नेट है और ये हमारे पास सीरीज़ मैग्नेट है। सीरीज़ मैग्नेट से जो कॉइल गई हुई है वो करंट कॉइल है और उसमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और वायर थिक होता है। प्रेशर कॉइल में जो कॉइल है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत ज़्यादा होता है और वायर बहुत थिन होता है, और जो इसको बनाया जाता है तो प्योर इंडक्टिव बनाया जाता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं रखा जाता, और एसी सप्लाई को इसके अक्रॉस कनेक्ट किया गया है और लोड यहाँ पे इन दो टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब करंट इसमें इनकमिंग होता है तो वो जो करंट है वो क्या करता है कि लोड के थ्रू फ्लो होता है, और ये जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रेशर कॉइल के अक्रॉस अप्लाई हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ फ्लक्स पैदा होता है शंट मैग्नेट में, और सीरीज़ मैग्नेट में भी फ्लक्स पैदा होता है। ये फ्लक्स के कारण जो डिस्क है हमारा, ठीक है, ये जो फ्लक्स होता है ये शंट फ्लक्स और ये सीरीज़ फ्लक्स, इसका नेचर होता है अल्टरनेटिंग, क्योंकि अल्टरनेटिंग सप्लाई से जनरेट हुआ है।
तो ये अल्टरनेटिंग नेचर के कारण ये जो स्टेशनरी डिस्क है जो अभी नहीं घूम रही है उस पे ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और एडी करंट्स फ्लो होते हैं इस डिस्क में। तो शंट फ्लक्स के कारण पैदा हुए एडी करंट और सीरीज फ्लक्स के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से एक टॉर्क बनता है, पहला टॉर्क। सीरीज फ्लक्स के कारण पैदा हुए एडी करंट से शंट फ्लक्स का इंटरेक्शन होने के कारण एक दूसरा टॉर्क पैदा होता है। तो इन दोनों टॉर्क का जो डिफरेंस होता है वो नेट टॉर्क होता है और उसी टॉर्क के कारण जो हमारा डिस्क है वो रोटेट करने लगता है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि हमारा जो शंट फ्लक्स है इसके कारण एक एडी करंट जनरेट होगा, उसको मैं बोल देता हूँ आई ई पी पैरेलल में, और सीरीज जो है उसके कारण एक एडी करंट जनरेट होगा, उसको मैं बोल देता हूँ आई ई एस। तो आई ई पी का इंटरेक्शन होता है फाई एस से, सीरीज फ्लक्स से, और सीरीज फ्लक्स के कारण जनरेट हुए एडी करंट का इंटरेक्शन होता है शंट फ्लक्स से। इसको पैरेलल ले लेता हूँ। तो इसके कारण एक टॉर्क होगा T1 और इसके कारण एक टॉर्क होता है T2। तो T1 माइनस T2 होता है हमारा नेट टॉर्क, T नेट, और इसी नेट टॉर्क के कारण हमारा जो डिस्क है वो रिवॉल्व करने लगता है। साथ में डिस्क की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने एक ब्रेकिंग मैग्नेट यूज़ किया हुआ है। ये ब्रेकिंग मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि डिस्क के स्पीड को कम ज़्यादा करता है। कैसे कम ज़्यादा करेगा? जो इसका जो मूवमेंट है ना, अगर ये पास की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ती है, और अगर ये दूर की तरफ आता है, रेडियल डिस्टेंस में दूर की तरफ आता है, तो स्पीड घटती है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है और ये लोड से कनेक्ट रहता है। तो जो करंट है जो लोड में फ्लो होता है वही करंट यहाँ पे करंट कॉइल में आता है, और जो वोल्टेज सप्लाई का होता है वही वोल्टेज आपका प्रेशर कॉइल में आता है। तो इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसएससी जेईई का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, एसएससी जेईई 2012 का क्वेश्चन है, द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज़। हाउस होल्ड एनर्जी मीटर किस टाइप का होता है? रिकॉर्डिंग टाइप का होता है, या इंडिकेटिंग टाइप का होता है, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि एनर्जी मीटर क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये इंडिकेट भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है और सम भी करता है। रिकॉर्डिंग रीडिंग्स का सम करके भी दिखाता है। तो ये तीनों फीचर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग है ना, इंटीग्रेट करता है रीडिंग को। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंस्ट्रक्शन के हैं वो लिए हैं, इनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं कि ड्राइविंग सिस्टम में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक शंट मैग्नेट होता है, एक सीरीज़ होता है। कोर जो होता है मैग्नेट का वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। करंट कॉइल होती है सीरीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो लोड करंट को कैरी करती है। प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो होता है वो सप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। मूविंग सिस्टम में एक एल्यूमिनियम डिस्क यूज़ होती है जो कि स्पिंडल के साथ अटैच्ड रहती है। स्पिंडल मतलब कि लाइट एलॉय सॉफ्ट होता है, लाइट वेट का एलॉय मटेरियल का शाफ्ट होता है। एल्यूमिनियम डिस्क का जो पोजीशन होता है वो एयर गैप में होता है बिटवीन सीरीज एंड शंट मैग्नेट। एल्यूमिनियम डिस्क को स्पिंडल के थ्रू पिन किया जाता है शंट मैग्नेट में, और नीचे की तरफ ज्वेल बीरिंग लगा दिया जाता है। एल्यूमिनियम डिस्क जो है वो गियरिंग मैकेनिज़्म से कनेक्टेड होता है ऊपर की तरफ, जो कि रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म को डेटा देता है। रजिस्टरिंग और काउंटिंग मैकेनिज़्म में दो टाइप का यूज़ होता है, एक होता है पॉइंटर टाइप रजिस्टर और एक डायल टाइप रजिस्टर। तो इसमें डायल बने होते हैं, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है वो देखेंगे। ब्रेकिंग मैकेनिज़्म एडी करंट के प्रेजेंट होने के कारण होता है। ब्रेकिंग टॉर्क लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियल डिस्टेंस के। अगर रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा है
तो ब्रेकिंग टॉर्क ज़्यादा लगेगा, रेडियल डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ब्रेकिंग टॉर्क कम लगेगा। तो ये शॉर्ट में मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। इन एन एनर्जी मीटर विच कॉइल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज, उसके प्रोपोर्शनल करंट किस में फ्लो होता है। तो हमको तो ये पता है कि लोड में जो करंट फ्लो होता है वही करंट कॉइल में फ्लो होता है, लेकिन जो प्रेशर कॉइल होता है उसमें सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट फ्लो होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रेशर कॉइल विल बी आवर आंसर। द सीरीज मैग्नेट, ठीक है, ये SSC JEE 2017 का क्वेश्चन है। द सीरीज मैग्नेट ऑफ ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट कॉइल ऑफ, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ दी हुई है। पहला कि कॉइल का जो करंट कॉइल जो होगा हमारा सीरीज मैग्नेट में वो किस टाइप का होगा। तो उसने दो चीज़ पूछा है कि या तो वो थिन होगा या थिक होगा, या उसमें ज़्यादा टर्न होंगे कम टर्न होंगे। तो मैं बता दूं, करंट कॉइल में अभी बताया था मैं आपको क्या होता है, टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं, टर्न होते हैं कम, और जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है। ये वायर क्या होते हैं, हमारे थिक होते हैं, क्योंकि ये लोड करंट को कैरी करते हैं। तो आंसर ऑप्शन इज बी। फिर ड्राइविंग टॉर्क के ऊपर हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। ड्राइविंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, इसमें होता है साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा। तो हमारा जो ड्राइविंग टॉर्क है, जो डिस्क को रोटेट करता है, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक है हमारा कॉस अल्फ़ा और दूसरा है साइन बीटा। अल्फ़ा कौन सा एंगल होता है, अल्फ़ा एंगल होता है जो फ्लक्स बनता है और एडी करंट, उसके बीच का जो एंगल है वो है अल्फ़ा। बीटा जो एंगल है वो सीरीज़ मैग्नेट और शंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है उनके बीच का एंगल होता है। इसको कितना होना चाहिए, इसको अप्रॉक्स 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तभी हमको क्या मिलेगा, ड्राइविंग टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। और जो कॉस अल्फ़ा है उसको क्या होना चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू को 0 होना चाहिए, तब क्या मिलेगा हमको मैक्सिमम टॉर्क। और बीटा की वैल्यू को 90 होना चाहिए, तब हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। SSC JEE 2013 में क्वेश्चन आया था, टू मैक्सिमाइज द टॉर्क इन एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई शंट कॉइल, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी। मतलब ये किसके बारे में पूछ रहा है, बीटा के बारे में पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई शंट कॉइल और सीरीज कॉइल बोल रहा है। और बीटा किसके बीच का एंगल होता है, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स के पैरेलल, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल होता है बीटा। तो उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 इन फेज विथ ईच अदर, क्या ये इन फेज होते हैं, रॉन्ग, गलत है ये। सेकंड इन क्वाड्रेचर विथ ईच अदर, तो ये सही है। क्वाड्रेचर मतलब होता है 90 डिग्री, तो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। किस कंडीशन में, जब हमको टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। फिर ब्रेकिंग टॉर्क के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। तो ब्रेकिंग टॉर्क में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। SSC JEE 2018 में क्वेश्चन आया था लेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ब्रेकिंग टॉर्क इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में जो ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एयर डैम्पर है क्या, नहीं। एडी करंट है क्या, हाँ, एल्यूमिनियम डिस्क में जो एडी करंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये करेक्ट हो गया। फिर इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है, क्या होता है, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग सेम, सब चीज़ बराबर है, लेकिन रेडियल डिस्टेंस जो है ब्रेक मैग्नेट का उसको हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया 10% से। तो मैंने बताया था जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल होता है रेडियल डिस्टेंस के। मतलब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियल डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है, तो ब्रेकिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। कितने परसेंट से हो रहा है, 10% से हो रहा है,
तो ब्रेकिंग टॉर्क भी हमारा 10% से डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, रोटेशनल स्पीड ऑफ डिस्क, मतलब रोटेशनल स्पीड जो डिस्क की है वो कैसी होगी। तो अगर ब्रेकिंग टॉर्क कम होगा मतलब ब्रेक कम लगेगा तो जो स्पीड है वो तो ज़्यादा हो जाएगी। तो डिक्रीज़ की जगह भी यहाँ ऑप्शन में क्या आना चाहिए, स्पीड इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज्ड बाई दो ऑप्शन है, ये दो तो रॉन्ग हो गए। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो पहला सही होगा या तो चौथा सही होगा, डी। अब देखिए परसेंटेज, देखिए यहाँ पे क्या है 10% और यहाँ पे 11%, अप्रॉक्सीमेटली क्या है, दोनों आसपास है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग या काउंटिंग मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि व्हाट डज द रीडिंग ऑफ फर्स्ट डायल ऑन द राइट ऑफ 4 डायल वाटर मीटर, राइट ऑफ 4 डायल वाटर मीटर, मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर ये हमारा काउंटिंग मैकेनिज्म है, रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है, इसमें 4 डायल हैं, ये 1 2 3 4, तो राइट साइड से पहला जो डायल है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये यूनिट नंबर को, ये 10th नंबर को, ये 100th को और ये 1000th को, मतलब जो पहला डायल है वो यूनिट डिजिट को, सेकंड डायल 10th डिजिट को, थर्ड डायल 100th डिजिट को और फोर्थ डायल 1000th डिजिट को शो करता है, किसके, किलोवाट आवर, एनर्जी मीटर के किलोवाट आवर की रीडिंग को। तो ऑप्शन में हमारे पास है नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स, ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। सिंगल यूनिट को बता रहा है जो हमारा फोर्थ डायल है, फर्स्ट डायल ऑन द राइट ऑफ ए फोर्थ डायल। 4 डायल टाइप का जो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है उसमें राइट साइड से पहला डायल जो है वो नंबर ऑफ सिंगल यूनिट को बता रहा है, ठीक है, करेक्ट है। 2017 का प्रॉब्लम था ये। इसके बाद मीटर कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर विल बी गिवन इन किलोवाट रिवॉल्यूशन, किलोवाट आवर पर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट या रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर। तो एसएससी जेईई 2018 में बहुत आसान प्रॉब्लम पूछा था, इसका आंसर है ये ऑप्शन डी, रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर इज़ द यूनिट फॉर मीटर कांस्टेंट। ये स्पीड ऑफ डिस्क को भी बताता है, इसका मतलब स्पीड ऑफ डिस्क भी है, डिस्क की स्पीड को भी इसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय किलोवाट आवर। अब एक और क्वेश्चन था जो एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था, वो एक न्यूमेरिकल है। तो ये एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा और इसके नीचे एक दूसरा न्यूमेरिकल आपको बनाने भी दूंगा। इसमें देखिए क्या बोला है, 60 एम्पियर 220 वोल्ट एनर्जी मीटर मेक्स 51 रिवॉल्यूशन। उस एनर्जी मीटर में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, 51, और कितने टाइम में होते हैं, 35 सेकंड में। और लोडिंग कंडीशन क्या है, फुल लोड है, और पावर फैक्टर नहीं दिया तो यूनिटी मान लो, ठीक है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन परसेंट। अगर मीटर कांस्टेंट क्या है हमारा 420 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, मतलब हमको जो एरर आ रहा है रीडिंग में वो निकालना है परसेंट में। तो हमको 2 टाइप की एनर्जी चाहिए, पहला तो जो रिकॉर्ड हुई एनर्जी है, ठीक है, तो हमारा जो मीटर रिकॉर्ड किया कितना रिवॉल्यूशन लिया 51, और 420 क्या है, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो रिवॉल्यूशंस कैंसिल और किलोवाट आवर ऊपर आ गया, तो यहाँ यूनिट क्या हो गई, किलोवाट आवर। तो 51 डिवाइड बाई 420, 51 डिवाइड बाई 420 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.1214 किलोवाट आवर। अब जो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड है वो क्या है, वी आई कॉस फाई इंटू टी। तो वोल्टेज क्या है इसमें 220 वोल्ट, और करंट क्या दिया है 60 एम्पियर, पावर फैक्टर यूनिटी ले लो नहीं दिया है तो, और सेकंड कितना दिया 35, लेकिन हम किस में निकाल रहे हैं, किलोवाट आवर, घंटे में निकाल रहे हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो 35 डिवाइड बाई 3600 इंटू किलो में ले रहे हैं इसलिए 10⁻³ लगा दिए हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 0.1283 आएगा। ये क्या है, एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड है, मतलब एक्चुअल जो सर्किट में एनर्जी कंज्यूम हुआ वो है। अब एनर्जी में एरर
कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी रिकॉर्ड जो ही मीटर में वो और एक्चुअल एनर्जी दोनों का डिफरेंस करके एक्चुअल एनर्जी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में निकलेगा। तो वैल्यू हमने रख दी है और इंटू 100 किया तो आंसर आ गया -5.13%। -5.13%। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। और माइनस का मतलब ये होता है कि जो मीटर का रिवॉल्यूशन है वो एक्चुअल से स्लो है, एक्चुअल जितना होना चाहिए उससे स्लो है। ठीक है, अब एक और मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट में दीजिएगा। ये है अ 50 एम्पियर 230 वोल्ट मीटर ऑन फुल लोड टेस्ट मेक्स 61 रिवॉल्यूशंस इन 37 सेकेंड्स इफ़ नॉर्मल डिस्क, सॉरी डिस्क का स्पेलिंग गलत है, इफ़ नॉर्मल डिस्क स्पीड इज़ 520 रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर, फाइंड द परसेंटेज एरर। और इसका आंसर आप कमेंट करिए तो मैं बताऊंगा आंसर सही क्या है। इसको समझ लीजिए पहले वाले क्वेश्चन को और सॉल्व करके बताइए। कमेंट करना पड़ेगा आपको आंसर। अभी हम लोग एरर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एरर में हमारे पास दो टाइप के सिस्टम में एरर है, एक ड्राइविंग सिस्टम में एरर होता है और एक ब्रेकिंग सिस्टम में एरर होता है। तो ड्राइविंग सिस्टम में जो एरर होता है वो होता है इनकरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स के कारण। जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो इनकरेक्ट होने के कारण एरर होता है। इसका कारण क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज और करंट जो अप्लाई हो रहा है एनर्जी मीटर में उसके कम ज़्यादा होने से, उसके एबनॉर्मल चेंजेस की वजह से होता है। कॉइल का रेजिस्टेंस और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होने की वजह से ये एरर होता है। सेकेंड एरर है फेज़ एंगल एरर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इस फेज़ एंगल एरर में, मेरा फेज़ एंगल एरर है, इसमें होता है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर लैग एडजस्टमेंट। लैग एडजस्टमेंट कहाँ पे किया जाता है? जो शंट मैग्नेट का फ्लक्स होता है और सप्लाई वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक शेडिंग बैंड यूज़ किया जाता है। ये शेडिंग बैंड क्या करते हैं कि उस लैग को चेंज करता है। तो वो लैग एडजस्टमेंट डिवाइस होता है हमारा शेडिंग बैंड, हमने पहले भी बताया। और टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से भी ये एरर आता है। तो ये फेज़ एरर किसके कारण आ रहा है? शेडिंग बैंड के एडजस्टमेंट के कारण, अगर सही एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो। ब्रेकिंग सिस्टम में जो ब्रेक मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है उसमें चेंज की वजह से होगा। डिस्क का जो रेजिस्टेंस है उसमें अगर चेंज आ जाता है तब एरर होगा। या ब्रेकिंग इफेक्ट है सीरीज़ मैग्नेट फ्लक्स का, उसमें चेंज आने से होगा। या अगर आप फ्रिक्शन हो रहा है मूविंग पार्ट्स के बीच में तब एरर आएगा। तो ये सब क्या करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम में एरर आने से स्पीड एरर क्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं? स्पीड में होने वाला एरर क्रिएट करते हैं। अगर ब्रेकिंग मैग्नेट का जो पोजीशन है वो इधर उधर हो जाए, चेंज हो जाए, तो हमारे उसमें स्पीड एरर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 2018 में SSC JEE 2018 में क्वेश्चन किया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ स्पीड एरर इन इंडक्शन टाइप। तो स्पीड एरर है मतलब ड्राइविंग मैकेनिज्म की वजह से नहीं है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म की वजह से। तो इसमें आंसर में क्या है? इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट। यही आंसर होगा, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट। ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड एरर है, इसलिए ब्रेकिंग मैग्नेट का जो पोजीशन है वो सही नहीं होने से ये एरर होता है। सेकंड है मीटर फेज एरर। ठीक है, SSC JEE 2018 का फिर से क्वेश्चन है। इसने पूछा है द कॉज ऑफ मीटर फेज एरर। मीटर फेज एरर का कॉज क्या होता है इंडक्शन में, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि ब्रेकिंग से रिलेटेड है। ये क्या है? ड्राइविंग से रिलेटेड है। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ शेडिंग बैंड्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लैग एडजस्टमेंट के कारण है इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ शेडिंग बैंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्रीपिंग एरर। यहाँ पे हम क्रीपिंग को बताएंगे, क्रीपिंग क्या होता है। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारा लोड कनेक्टेड नहीं होता, जब हमारा एनर्जी मीटर में लोड कनेक्टेड नहीं होता, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देखिए,
यहाँ पे लोड हमारा ओपन है, लोड कनेक्ट नहीं है, मतलब करंट कॉइल में जो फ्लो हो रहा है करंट वो जीरो है, मतलब उसमें करंट कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेशर कॉइल एनर्जाइज्ड है। इस कंडीशन में भी हमारा जो एल्यूमिनियम डिस्क है उसको नहीं घूमना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, घूमता रहता है एक स्लो स्पीड से। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा एनर्जी है वो रिकॉर्ड हो जाता है, जबकि हमने एनर्जी यूज़ ही नहीं की, कंज्यूम ही नहीं की, तो भी हमारा एनर्जी मीटर क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। तो कुछ मीटर में ऐसा होता है ये वाला एरर, तो इस एरर को क्या बोलते हैं, क्रीपिंग। यही होती है क्रीपिंग, मतलब कि हम जब लोड नहीं ले रहे हैं तो भी हमारा एनर्जी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको क्रीपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रीपिंग, कॉज ऑफ क्रीपिंग। क्रीपिंग का कॉज क्या है, ओवर कंपनसेशन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारा डिस्क है उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जब हमारा डिस्क अबाउट टू स्टार्ट होता है, मतलब घूमना जब वो शुरू करता है, उस टाइम जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसका कंपनसेशन करने के लिए एक हम लोग कांस्टेंट ड्राइविंग टॉर्क अप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट ड्राइविंग टॉर्क जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट होता है। तो जब हमारा लोड करंट नहीं भी है उस समय भी ये काम करता है। तो ये काम करता है, इसके कारण क्या करता है, वो डिस्क को घुमाता है, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस ड्राइविंग टॉर्क की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो क्या हो गया, ओवर कंपनसेशन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो ओवर कंपनसेशन के कारण क्या हो गया, ये टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा हो गई और वो क्या करने लगता है, इस डिस्क को घुमाने लगता है। ये एक कॉज होता है। सेकंड होता है कि अगर एक्सेसिव वोल्टेज लगा दे प्रेशर कॉइल के अक्रॉस में, या ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन हो एनर्जी मीटर में, या फिर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कोई आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट हो, तब ये क्रीपिंग का कॉज होता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए क्रीपिंग को, है ना, क्रीपिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्क होता है उसमें, ये मान लो हमारा डिस्क है, तो इस डिस्क में डायमेट्रिकली 2 होल करते हैं, होल ड्रिल कर देते हैं, जिससे क्रीपिंग एरर दूर होता है। अभी दूर कैसे होता है उसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, ये होल है। ठीक है, यहाँ पे एक होल है ब्लैक, डार्क ब्लैक ग्राउंड में, सर्कल में, और इसके चारों तरफ डिस्क में एडी करंट फ्लो हो रहा है। तो एडी करंट्स का जो सेंटर है वो क्या होता है, ए होना चाहिए, लेकिन जो होल होता है उसके कारण क्या हो जाता है, ए डैश होता है। और ये जो एडी करंट्स का जो सेंटर है ना, वो इस मैग्नेटिक पोल का जो सेंटर है, ये जो मैग्नेटिक पोल, शंट मैग्नेट का जो पोल आता है, मतलब मैग्नेटिक पोल, उसके नीचे जब ये होल आता है डिस्क का, घूमते घूमते डिस्क का होल जब मैग्नेटिक पोल के नीचे आ जाता है, उस टाइम पर जो ए डैश है, ठीक है, ये ए डैश क्या बन जाता है, एडी करेंट्स का सेंटर बन जाता है। और ये क्या करता है, जो पॉइंट ए है, जो मैग्नेटिक पोल का जो एक्सिस है, ये सेंटर है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो दूर भागने की कोशिश में क्या करता है कि ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, ये जो डिस्क का है यहाँ पे लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सेसिव रोटेशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि अगर कोई लोड करंट फ्लो होता है तब ये फिर रोटेट करने लगता है, तब ये नहीं रुकता। तो क्रीपिंग को ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, क्रीपिंग इज ए टर्म रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है क्रीपिंग एरर? तो अभी एनर्जी मीटर पढ़ रहे हैं, इंडक्शन टाइप आंसर हो गया इसका। एसएससी जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्रीपिंग। ठीक है, तो ये क्रीपिंग का हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया था। और दो तीन क्वेश्चन और है हमारे पास। एसएससी जेई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 होल्स आर ड्रिल्ड, 2 होल किए जाते हैं, 2 छेद किए जाते हैं इन द डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क में, ऑन ए डायमीटर ऑफ एन एनर्जी मीटर। काहे करेंगे, टू एलिमिनेट द क्रीपिंग ऑन नो लोड। नो लोड कंडीशन में जो क्रीपिंग होती है उसको दूर करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीपिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू। क्रीपिंग एरर होता क्या है, कॉज क्या है, वाइब्रेशन है क्या कॉज, ओवर वोल्टेज है क्या, ओवर कंपनसेशन है क्या फ्रिक्शन के लिए। तो ये तीनों ही क्या है, करेक्ट है।
मतलब जो आपका ऑप्शन डी है ये इसका आंसर होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। क्रीपिंग के लिए जो कॉज है ये तीनों इसके कॉज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अवॉइड द एरर ड्यू टू क्रीपिंग इन द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप एनर्जी मीटर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप एनर्जी मीटर में कौन सा फॉलोइंग मेथड है जो यूज़ किया जाता है क्रीपिंग एरर को हटाने के लिए। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, होल्स आर ड्रिल्ड विद इन द डिस्क। डिस्क में क्या किए जाते हैं, होल किए जाते हैं। ये भी SSC JEE 2018 क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन था इसके पहले वाला। तो सब SSC JEE के क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आज रात को 9 बजे, ठीक है, आज रात को 9 बजे, आज डेट क्या है 21 अप्रैल है, एक टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट का नाम होगा मेज़रमेंट 10 नाम का ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसका जो टॉपिक रहेगा वो एनर्जी मीटर रहेगा, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। और इस वीडियो के ऊपर इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं आपको उससे रिलेटेड होगा, और इसमें लगभग 25 से 25 to 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 18 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जिस टाइप का कंसेप्ट बताया है सिर्फ उसी से आएगा, तो बेटर आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेस्ट के बाद आप कमेंट में आप टेस्ट के क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट आ रहा है कहीं पे, या हमारे टेलीग्राम ऐप को टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं डाउट पूछने के लिए। थैंक यू।